4 जनवरी 2026 महान लुई ब्रेल जयंती के पावन अवसर पर एक ऐसे महापुरुष को नमन जिन्होंने स्वयं दृष्टिबाधित होकर भी ज्ञान, शिक्षा और अभिव्यक्ति की एक नई रोशनी पूरी दुनिया को दी। लुई ब्रेल ने यह सिद्ध कर दिया कि दृष्टि का अभाव कभी भी प्रतिभा, विचार और संवेदना को अंधकार में नहीं रख सकता। उन्हीं के आदर्शों और प्रेरणा से भारतीय ब्लाइंड एजुकेशनल कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी प्रस्तुत कर रही है दृष्टिबाधित समाज की एक ऐतिहासिक साहित्यिक पहल, जहां शब्द बोलते हैं, भावनाएं मंच पाती हैं और अनुभव कविता बनकर उतरते हैं। प्रथम दृष्टिबाधित कवि सम्मेलन। नाश्ता तैयार ही है और बहुत जल्दी आपको यह सूचना प्रदान की जाएगी कि आप पहुंचे। तो मित्रों से मैं चाहूंगा कि आप अपने उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी न रखें और पूरा प्रयास किया जाएगा कि आज का कार्यक्रम चाहे मनोरंजनात्मक दृष्टि से हो या फिर काव्यात्मक दृष्टि से हो, आपको भरपूर आनंद प्राप्त हो। तो धीरे धीरे ही सही सभी मित्र अपने अपने जगहों से चलकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आदरणीय शेषपाल यादव जी पहुंच चुके हैं, संतोष प्रजापति जी और अन्य सभी मित्र भी पहुंच
पहुंच गए हैं। कुछ विशिष्ट अतिथि उपाचार्य श्री तूफानी प्रजापति जी अग्रिम पंक्ति में मंचासीन हैं और मित्रों से कहूंगा कि यदि हमारी तरह आप भी अपने जीव के गुलाम हैं तो बस थोड़े समय की और बात है। स्वादिष्ट ना शत शत नमन गोपाल मुरलीधर तुम्हें शत शत नमन गोपाल मुरलीधर। और इस महान पर्व को जब भी हम मनाते हैं तो ऐसा लगता है, बार बार मन में एक ही प्रश्न आता है, क्या होता यदि ब्रेल ना होता। आज हम तकनीकी की दुनिया में चाहे जितने भी आगे निकल चुके हैं, दृष्टिबाधितों के चाहे जितने भी उन्नति हो चुकी है, लेकिन एक बार अगर आप इसके बुनियाद की ओर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए न जाने कितने लोगों की मेहनत लगी है, एक व्यक्ति ने, और उसमें भी खास तौर पर अगर हम बात करें हम दृष्टिबाधितों के मसीहा या हमारे एक तरह से कह लीजिए ईश्वरीय स्वरूप, ईश्वर का अवतार लुई ब्रेल साहब, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया, जिन्होंने हमारे लिए एक नई दुनिया बनाई, जिन्होंने हमें वो शक्ति प्रदान की जिसके बारे में शायद कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता होगा। नमन करते हैं हम उन सर रॉबर्ट लुई ब्रेल साहब को, जिनके प्रयास से आज हम दृष्टिबाधितों को एक नया प्रकाश मिला। तो इसी के साथ साथियों, हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि हैं और हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अजय सर, इधर बैठे। हमारी मुख्य अतिथि महोदया, हमारी मुख्य अतिथि महोदया के पधारने के साथ ही आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो रही है। दिल में अरमान का बीज पलता रहे, यदि गिरे कोई तो खुद संभलता रहे, अब किसी सांस पर ना हो पहरा कोई, ज्ञान का दीप हर वक्त जलता रहे। इसी पवित्र भाव के साथ अब मैं आग्रह करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा अपनी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती विनय मैम से कि आप दीप प्रज्वलित कर भारतीय संस्कृति के नियमानुसार कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत करें। माल्यार्पण के लिए अभी थोड़ा रुक के
तो ये जो गीत दीप है, ये कोई साधारण दीप नहीं है। खास तौर पर इस दीप का महत्व हम दृष्टिबाधितों के लिए विशेष हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर भौतिक रूप से देखें तो अंधकार ही अंधकार है, लेकिन यह दीप प्रतीक है अंतर्ज्ञान का, यह दीप प्रतीक है हमारे जीवन की रोशनी का, यह दीप प्रतीक है हमारे समाज की सद्भावना का, और यह दीप प्रतीक है हमारे समाज में विनम्र सहृदय लोगों की करुणा का, उदारता का, जिनके कारण आज हम दृष्टिबाधितों को, ठीक है विधाता ने दृष्टि छीन ली, कोई बात नहीं, लेकिन दृष्टि ना होने के बाद भी एक नई सृष्टि जो हुई है वो इसी दीप के प्रतीकात्मक महत्व के रूप में। और माल्यार्पण के लिए जोरदार तालियों के साथ माल्यार्पण पांडे भाई। और अब इसके बाद अगला कार्यक्रम, जो पीड़ितों की वाणी लाचार का सहारा, जो पीड़ितों की वाणी लाचार का सहारा, जो चेतना हृदय की हर नाव का किनारा, पाकर प्रकाश जिसका ठहरे न तिमिर कोई, उस ज्योति पुंज को है शत शत नमन हमारा, उस ज्योति पुंज को है शत शत नमन हमारा। इसी पवित्र भाव तुम्हारी प्यास है केवल, तुम्हारी आस है केवल, तुम्हारी प्यास है केवल, तुम्हारे ही पदांबुज में हमें विश्वास है केवल। करूंगा इस समिति के अध्यक्ष श्री शेषपाल यादव जी से कि आप कृपया मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदया को स्वर्ण तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर
बहुत सुंदर। प्यारे प्यारे बच्चों ने मधुर कंठ से माँ सरस्वती की आराधना की और जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर बच्चों का बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब इसके बाद में पलकें बिछाएंगे हम, वक्त बेवक्त तुझको बुलाएंगे हम, पास करना ही होगा मेरा इम्तिहान, तू ना आया तो खुद दौड़े आएंगे हम। इसी भाव के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ समिति के अध्यक्ष श्री शेषपाल यादव से कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदया का पुष्पगुच्छ तथा शॉल देकर सम्मान करें। मुख्य अतिथि महोदया का इस संस्था पर जो उपकार है, जो प्यार है, उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। पहले ही आपको बताया गया, हमेशा जब भी इन्हें याद किया जाता है या याद ना भी किया जाए, किसी भी प्रकार इन तक हमारी समस्या पहुंचती है, हमारी आवश्यकता पहुंचती है, तो हर प्रकार से हमारी सहायता के लिए तत्पर रहती हैं, हमारी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। पूरा विद्यालय परिवार हम सभी इनके आभारी हैं, जिस रूप में हमारे लिए प्रस्तुत रहती हैं। अब इसके बाद मैं आग्रह करूंगा इस समिति के सचिव श्री अजय पाल जी से कि वे स्मृति चिन्ह देकर, हरित पौध देकर माननीय मुख्य अतिथि महोदया का सम्मान करें। हालांकि भाव को समझे अजय पाल जी। इसके बाद अब समिति के महासचिव और संतोष प्रजापति जी समिति के उपाध्यक्ष, आप दोनों एक बार मंच पर आए और स्मृति चिन्ह के रूप में हरित पौध देकर माननीय मुख्य अतिथि महोदया का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ। हमारा भाव स्वीकार किया। अब इसके बाद आप आए तो महफिल जमा हो गई, फैलकर ये जमी आसमां हो गई, भूल करिए अगर कुछ खता हो गई। इस पवित्र भाव के साथ मैं इस विद्यालय के विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और हमारी मुख्य अतिथि महोदया के स्वागत में हमारे मनोभाव को मूर्त रूप देकर एक स्वागत गीत प्रस्तुत करें। के लिए स्वागत गीत जो प्रस्तुत कर रहे हैं
उनका स्वागत किया जाना अनिवार्य होता है। तो इसी क्रम में अब मैं इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, जिनका हर शब्द है लोक कल्याणी और शहद से भी मीठी है वाणी, वे हैं हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी। तो इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि समिति के अध्यक्ष श्री शेषपाल यादव जी का माल्यार्पण करें। आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी। जोरदार तालियां बच्चों, जोरदार तालियों के साथ अपने प्रेम की अमिट निशानी देने के लिए, अपने प्रेम की अमिट निशानी, आइए विद्यालय के उप प्राचार्य महोदय श्री तूफानी, आप समिति के उपाध्यक्ष श्री संतोष प्रजापति जी का माल्यार्पण करें। तालियां बढ़ती रहे, तालियों में कोई कमी न होने पाए। और अब इसके बाद जो विद्यालय को करते रहे हैं मालामाल, जो विद्यालय को करते रहे हैं मालामाल, वे हैं समिति के कोषाध्यक्ष श्री शंकर लाल। तो आप जोरदार तालियों के साथ अब मैं आग्रह करूंगा कि श्री आरव मिश्रा इस विद्यालय के बड़े प्रतिभावान छात्र हैं। पिछली बार इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते थे, उम्मीद है इस बार भी जीतेंगे। तो श्री आरव मिश्रा जी आए और समिति के कोषाध्यक्ष श्री शंकर लाल जी का माल्यार्पण करें। एक बार फिर जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ। और अब पिछले एक वर्षों में ही जिन्होंने विद्यालय के लिए कर दिया कमाल, वे हैं समिति के उप सचिव श्री अजय पाल। तो आइए लक्ष्मण जी जो इस विद्यालय के कर्मठ कर्मचारी हैं, समिति के उप सचिव श्री अजय पाल जी का माल्यार्पण करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके बाद जिन्होंने इस विद्यालय के विद्यार्थियों को दिया है एक नया वेश, जिन्होंने इस विद्यालय के विद्यार्थियों को दिया है एक नया वेश, वे हैं समिति के महासचिव श्री योगेश। तो उनके स्वागत के लिए आइए विवेक जी, आप इस विद्यालय के कर्मठ व्यक्ति हैं, सदा आपका भरपूर सहयोग रहा है सभी के लिए। एक बार जोरदार तालियां। विवेक जी आए, जोरदार तालियां। और अब इसके बाद परम आदरणीय शर्मा जी, जो जिनके कुशल नेतृत्व में विद्यालय लगा उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, उनका स्वागत करने के लिए विद्यालय के छात्र पंकज जी आए और अपने प्राचार्य महोदय का माल्यार्पण करें। भाई तालियां कम बज रही है इस बात की। और बड़ा शान इस विद्यालय के विद्यार्थी श्री रहमान आए और उप प्राचार्य महोदय श्री तूफानी प्रजापति जी का माल्यार्पण का स्वागत।
दुख की हर समस्या भागी वे हैं हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री रामावतार त्यागी। उनके स्वागत के लिए गुरुचरण जी उनका माल्यार्पण गुरुचरण जी करें। एक बार जोरदार तालियां बच्चों। और अब इसके बाद दृष्टिबाधित जगत में जिनका है अपना एक विशेष नाम, दृष्टिबाधित जगत में जिनका है अपना एक विशेष नाम, वे हैं हमारे परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री परशुराम। तो आप माननीय परशुराम प्रजापति जी का स्वागत करने के लिए भाई जयप्रकाश यादव हैं जो समिति के सदस्य भी हैं, माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ तलवार से कम नहीं है जिनके कविता की धार, लखनऊ से यहाँ उपस्थित हैं वे राष्ट्र कवि श्री प्रदीप गंगवार। तो दिलशाद दिया माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके बाद यहाँ पर जितने भी महानुभाव आए हैं अपना समय निकालकर विद्यालय परिवार विद्यालय समिति की ओर से उन सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ पधार कर हमें कृतार्थ किया। पीर हरने की सदा चाहत रही जिनकी यहाँ कुछ कर गुजरने की, सदा आदत रही जिनकी पराई पीर हरने की, जिन्हें इंसानियत के नूर ने खुद ही संवारा है, जिन्हें इंसानियत के नूर ने खुद ही संवारा है, उन्हें भी क्या जरूरत देख दर्पण को संवरने की, उन्हें भी क्या जरूरत देख दर्पण को संवरने की। इसी पवित्र भाव के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ इस विद्यालय की सह अध्यापिका सुश्री निशु जी को कि आप आए और युग पुरुष दृष्टिबाधितों के संसार में महामानव युग पुरुष के रूप में स्थापित माननीय सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जी के जीवन पर प्रकाश डालकर हमें कृतार्थ करें, लाभान्वित करें। सुश्री निशु जी, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। सम्माननीय समिति के सदस्यगण, मेरे सभी शिक्षक सहकर्मी एवं कर्मचारी तथा मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले इससे पहले कि मैं लुई जी के जीवन परिचय में आऊँ, मैं दो बातें कहना चाहूँगी आप सबसे। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे उम्र, तजुर्बे और पद में बहुत बड़े हैं और एक शिक्षिका के पद पर यहाँ मंच पर खड़े होकर बोलने का मेरा पहला अवसर है, तो अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने ये अवसर दिया कि मैं इतनी महान विभूति के विषय में यहाँ पर आकर बोलूँ। लुई ब्रेल एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दृष्टिबाधितों के जीवन को शिक्षा और स्वतंत्रता के दियों से रोशन कर दिया। हम सभी जानते हैं कि वे दृष्टिबाधित थे और हम सभी ये भी जानते हैं कि वे जन्म से दृष्टिबाधित नहीं थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि नियति ने उन्हें दृष्टिबाधित कर दिया और हमें उनकी इतनी बड़ी देन हासिल हुई, ये जानने के लिए आइए लेकर चलती हूँ आपको उनके जीवन के इस रोचक सफर। लुई ब्रेल का जन्म आज ही के दिन यानी 4 जनवरी सन 1809 में फ्रांस के एक शहर पेरिस के कूवरी नामक स्थान पर हुआ था।
वे एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता एक चमड़े के कारीगर थे जो कि शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे। बालक लुई बचपन से ही बहुत ही चंचल और जिज्ञासु प्रकृति के थे। वे प्रायः अपने पिता के कार्यशाला में उनके साथ जाया करते थे और उनके कार्य के लिए जो भी औजार, जो भी उपकरण इस्तेमाल होते थे वो उनसे खेला करते थे। एक ऐसा ही दिन था जब वो 3 वर्ष के थे, तो हमेशा की तरह अपने पिता के साथ उनकी कार्यशाला में थे और एक नोकीले औजार से चमड़े में छेद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी समय उनकी आंखों में वह नोकीला औजार लग गया और एक आंख से वे दृष्टिहीन हो गए। एक माता पिता के लिए बहुत ही दुखद बात होती है कि उनकी मात्र इकलौती संतान किसी भी शारीरिक विकलांगता के शिकार हो जाए। उनके दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और यथासंभव जितनी उनकी सामर्थ्य थी उस समय के हिसाब से उन्होंने उनका इलाज कराने की भी भरसक कोशिश की होगी, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। इसीलिए उनकी आंखों का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता गया और 5 वर्ष की आयु में वे पूरी तरह दृष्टिबाधित हो गए। लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कभी भी बोझ नहीं समझा। वे चाहते थे कि बालक लुई अपनी शिक्षा को जारी रखे। परिणाम स्वरूप उन्होंने वहाँ के एक स्थानीय विद्यालय में, जहाँ के शिक्षक एक पादरी हुआ करते थे, उन्हें दाखिला दिलाया। लुई बचपन से बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। वह पाठ को सुनकर ही इतनी आसानी से याद कर लिया करते थे कि पादरी वहाँ के जो उनके शिक्षक थे वो चकित रह जाते थे। उस समय पेरिस में सिर्फ एक ही विद्यालय हुआ करता था, रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यूथ ब्लाइंड के नाम से था, जो कि जब लुई 10 वर्ष के हुए तो वहाँ पे उनका दाखिला हुआ और उन्होंने वहाँ पे जिस प्रणाली से दृष्टिबाधितों को पढ़ाया जाता था वो बहुत ही जटिल थी। और सन 1921 में उनके विद्यालय में फ्रांसीसी सेना के कैप्टन विद्यालय में विजिट करने के लिए आए और जिनका नाम चार्ल्स बार्बियर था। उन्होंने विद्यालय को एक लिपि के बारे में बताया जो कि नाइट राइटिंग सिस्टम थी, यानी कि वह लिपि सेना में रात्रि के समय संदेश प्रेषित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था और ये लिपि 12 डॉट्स पर आधारित थी। लुई के मन में उस लिपि के बारे में जानने के बाद एक विचार पौधा कि क्यों ना दृष्टिबाधितों की शिक्षा के लिए ऐसी ही लिपि का प्रयोग किया जाए, किंतु 12 डॉट्स की लिपि में यह थोड़ा सा जटिल था। इसीलिए उन्होंने लगभग 6 से 8 वर्षों के अथक प्रयास से सन 1829 में पूरी तरह एक लिपि तैयार की और उसकी पहली पुस्तक उन्होंने सन 1829 में प्रकाशित की, जिसमें सभी विषय जैसे मैथ्स, साइंस आदि विषयों से आदि विषयों के जो सिंबल्स होते हैं, जो संकेत होते हैं, उन सबको चिन्हित किया। और वो उसी विद्यालय में लुई ने संगीत शिक्षक का भी कार्य किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने संगीत स्वर लिपि का भी आविष्कार किया, लेकिन ये थोड़ी सी उस समय जटिल हुआ करती थी क्योंकि उन्होंने डॉट्स और लकीरें दोनों का इस्तेमाल करते हुए उस लिपि को बनाया था। लेकिन बाद में उन्होंने ये अनुभव किया कि दृष्टिबाधितों के लिए डॉट्स पर आधारित लिपि ही स्पर्श करने में ज़्यादा और समझने में ज़्यादा आसान होगी। परिणाम स्वरूप उन्होंने 1837 में उन्होंने संगीत स्वर लिपि में सुधार किया और ब्रेल को एक पूर्ण स्वरूप दिया। ब्रेल की मान्यता यूं तो दृष्टिबाधितों में लोकप्रियता उसकी बढ़ती गई, किंतु सरकार द्वारा उसे अभी और शिक्षक शास्त्रियों द्वारा उसे अभी भी मान्यता नहीं मिली थी। और उनके कठिन संघर्ष के बाद भी उन्हें जीवन पर्यंत इस लिपि को मान्यता नहीं मिली।
सन 1852 में क्षय रोग के कारण यानी कि टीबी के रोग के कारण 43 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई और 1854 में पेरिस की फ्रांस की सरकार द्वारा इस लिपि को मान्यता मिली और विश्व भर में इसका प्रसार प्रचार हुआ। हम बड़े ही सधे सधाए शब्दों में कह देते हैं कि ये किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि उसकी रचना को या उसके बलिदान को जीते जी नहीं मान समझा गया। लेकिन क्या ये हमारा या समाज का दुर्भाग्य नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के बलिदान या उसके कार्य को उसके जीते जी नहीं समझ पाता, बल्कि उसके जाने के बाद उसे उसकी कदर होती है। और ऐसा ही हुआ लुई के मृत्यु के 100 वर्ष बाद यानी कि 1952 में फ्रांस में उनके अवशेषों को दोबारा से निकालकर उसे फिर से सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। तो लुई के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सफलता किसी शारीरिक संक्रामकता की मोहताज नहीं है, बस जरूरत है दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम की। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद निशु जी, आपने गागर में सागर भर दिया। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर। और अब हौले से जरा आइए महफिल सजाइए, हौले से जरा आइए महफिल सजाइए, प्यासे दिलों में प्यार का दरिया बहाइए। हम लोगों की है आपसे बस इतनी इल्तिजा, शहनाई अपने प्यार की हमको सुनाइए। इसी उद्घोष के साथ मैं आमंत्रित करूंगा विद्यालय के प्राचार्य महोदय परम श्रद्धेय शर्मा जी को, आप आए और यहाँ उपस्थित अतिथियों के आतिथ्य हेतु 2 शब्द कहें। श्रद्धा आज की मुख्य अतिथि विनय चौधरी मैम, समिति के अध्यक्ष श्री शेषपाल यादव जी, समिति के अन्य पदाधिकारीगण, सदस्यगण, बाहर का हुए विशिष्ट महानुभावों, प्यारे बच्चों, आज आप जानते हैं इस पावन बेला में हम यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ उपस्थित हैं। इस भागदौड़ की जिंदगी में भी अपना समय निकाल करके जो भी महानुभाव यहाँ पर आए हैं, यहाँ कवि सम्मेलन भी है, वे विनय चौधरी मैडम हैं, वो यथा नाम तथा गुण उनके अंदर, जब विनय उनका नाम है तो यथा नाम तथा गुण उनके अंदर व्याप्त है, जिनको कि बच्चे विद्यालय का बच्चा जानता है। वो पूछता भी रहता है कि सर विनय मैडम बहुत दिन हुआ नहीं आ रही हैं, नहीं आई, वो कहीं गई हैं क्या, नहीं आएंगी क्या, इस तरह पूछते रहते हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। विगत 2 वर्ष पहले उन्होंने हम लोग को टूर पर ले गई थी वो, और समय पर विद्यालय में उनका योगदान रहता है। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। और आज इस पावन में परशुराम प्रजापति जी आए हैं, जबकि अस्वस्थ हालत में है, वो पूरी रूप से स्वस्थ नहीं अपने आप को पा रहे हैं, फिर भी वो उनको हमने निवेदन किया, वो भी आए। और इसके बाद जो हमारे लखनऊ से चल करके प्रदीप गंगवार जी जो कविता वाचन के लिए आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि यहाँ से लोकल में तो लोग आ नहीं पाते, उतना दूर से वो हमारे समिति के निवेदन करते ही वो आ गए। इसका उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक प्रदीप जी हैं जो पहले सुल्तानपुर में रहते थे और वहाँ पर JNV में जाफरपुर में अध्यापन करते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारे इस समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं श्री राम अवतार त्यागी जी, सरकारी सेवानिवृत्त हैं, वो भी विद्यालय के प्रति हमेशा जो कि शुभचिंतन करते रहते हैं। वो भी इस अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में भी विद्यालय यहाँ फरीदाबाद से चल करके आए, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो भी यहाँ पर आए हैं जिनका नाम मुझसे छूट रहा हो तो उसको मुझे क्षमा करेंगे। जो भी महानुभावा इस पावन बेला में आए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके अंदर यही जज्बा, यही जोश, यही उत्साह, यही हम लोग प्रति स्नेह प्यार भरा रहे कि जब जब हम लोग आपको आमंत्रित करें, आप हमारे विनय को स्वीकार करते हुए इस पावन बेला में आकर के हम सबको अनुग्रहित करें, हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय भारत। एक बार फिर जोरदार तालियां स्वागत। कोटि कोटि कंठ गाए आज दृष्टि बाधितों के उन्नत विकास वाली रेल को प्रणाम है। लक्ष्मण जी
कोटि कोटि कंठ गाए आज दृष्टि बाधितों के उन्नत विकास वाली रेल को प्रणाम है। विद्यालय समिति सारे कर्मियों को धन्यवाद आज यहाँ साथियों के मेल को प्रणाम है। रघुवीर नगर वाले हैं। विद्यालय समिति सारे कर्मियों को धन्यवाद आज यहाँ साथियों के मेल को प्रणाम है। अंधकार को प्रकाश का स्वरूप देने वाले क्रूर भाग्य के कठोर खेल को प्रणाम है। और अगली लाइन पर आप लोगों की ताली जरूर चाहूंगा। अंधकार को प्रकाश का स्वरूप देने वाले क्रूर भाग्य के कठोर खेल को प्रणाम है। और षष्ठ बिंदुओं की पूज्य लिपि को प्रणाम है। और ईश्वरीय स्वरूप लुई ब्रेल को प्रणाम है। ईश्वरीय स्वरूप लुई ब्रेल को प्रणाम है। तो इसी पवित्र भाव के साथ अब मैं इस विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूँ लुई वंदना के लिए आए और सुमधुर अपने सुमधुर स्वर से सभा में चार चांद लगाएं। हमें जितनी कृतज्ञता हम अपने महामानव लुई ब्रेल करें वो कम ही है, लेकिन फिर भी जो कुछ हम किंचकनों के पास है उसके द्वारा हम जिस प्रकार भी अपना भाव समर्पित कर सकते हैं विद्यालय के बच्चे उसे प्रस्तुत करें। अरे लक्ष्मण
इस गीत का हर शब्द अपने आप में अमृत रस में डूबा हुआ। जितनी प्रशंसा की जाए कम। वास्तव में दृष्टिबाधितों के जीवन में सच में नई दृष्टि है, नई सृष्टि है। सजावट से ब्रेल ने और इनसे इस प्रांगण में मेल न होता, ये होता है मेल न होता, तो सच में इन्होंने हमें जो दिया उसे किसी शब्द से तोला नहीं जा सकता। और इसके बाद हिमालय सी बुलंदी है वो समंदर सी हो गहराई, हिमालय सी बुलंदी हो समंदर सी हो गहराई, परिंदों सी उड़ाने हो बनो तुम सबकी परछाई, कदम हो आसमां पर तो चमक हो सूर्य सी मुख पर, कदम हो आसमां पर तो चमक हो सूर्य सी मुख पर, बजाकर ज्ञान की वीणा मिटा दो सबकी तन्हाई, बजाकर ज्ञान की वीणा मिटा दो सबकी तन्हाई। इसी पवित्र भाव के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस विद्यालय समिति के उप सचिव श्री अजय पाल सिंह की सुपुत्री तेजस्विनी। जैसा नाम वैसा ही काम, बचपन से हम इन्हें सुनते आए हैं, बड़े शानदार प्रस्तुति देती हैं। वाकई इनकी वाणी तेज से भरी होती है। शायद विधाता ने इनके माता पिता को प्रेरित किया होगा इसीलिए कि इनका नाम आप तेजस्विनी रखें। तो आइए तेजस्विनी जी अपनी कविता से हम सभी को आनंदित कीजिए। शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से धड़कन नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दुबकिया सिद्धू में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहज मोती उसे गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत सुंदर विद्या, जितनी तारीफ की जाए कम। हमें पूरा विश्वास है आप हम सभी का नाम रोशन करेंगी। बचपन से हम आपके प्रतिभा को देखते आए हैं और कहा जाता है टूट के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो बहुत सुंदर बिटिया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसके बाद मुझे अगर प्यार से जानू बुला लेती तो क्या जाती, मुझे अगर प्यार से जानू बुला लेती तो क्या जाता, बाहों के झूले में झुला लेती तो क्या जाता। मुझे अगर प्यार से जानू बुला लेती तो क्या जाता, अगर बाहों के झूले में झुला लेती तो क्या जाता, तुम्हारे हुस्न के जादू ने दीवाना बना डाला, जरा गेसों के साये में सुला लेती तो क्या जाता। भैया मेरा दोष नहीं है, ये पंक्तियां मैंने इसलिए बोली क्योंकि अब जिस व्यक्ति को मैं बुला रहा हूँ वो हमेशा इसी भाव में डूबे रहने वाले हैं। तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ जो अपने एक ही गजल में धरती को धरती से मिला देते हैं आकाश, उनका नाम है हमारे परम मित्र महान गायक सुमधुर गजल प्रस्तुत करने वाले श्री वेद प्रकाश।
प्रकाश जी आइए और अपनी गजल से इस महफिल में चार चांद लगाइए। मैंने मुझको कफन में छुपा जब लिया, तब उन्हें मुझसे मिलने की फुर्सत मिली। मैंने मुझको कफन में छुपा जब लिया, तब उन्हें मुझसे मिलने की फुर्सत मिली। हारे दिल पूछने जब वो घर से चले, हारे दिल पूछने जब वो घर से चले, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली। मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया, तब उन्हें मुझसे मिलने की फुर्सत मिली। हारे दिल पूछने जब वो घर से चले, हारे दिल पूछने जब वो घर से चले, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली। मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया। वो जफा करके भी काबिले कात्र है, मुझको मेरी वफा का सिला ये मिला। वो जफा करके भी काबिले कात्र है, मुझको मेरी वफा का सिला ये मिला। जीते जी मैं तो रुसवा रहा उम्र भर, जीते जी मैं तो रुसवा रहा उम्र भर। बाद मरने के भी मुझको तोहमत मिली। जीते जी मैं तो रुसवा रहा उम्र भर, बाद मरने के भी मुझको तोहमत मिली। सारे दिन पूछने जब वो घर से चले, सारे दिन पूछने जब वो घर से चले, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली। मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया। मेरी मैयत को दीवाने की लाश है, ऐसा कहकर शहर में घुमाया गया। मेरी मैयत को दीवाने की लाश है, ऐसा कहकर शहर में घुमाया गया। इस तरह उनको शोहरत खुदा की कसम, इस तरह उनको शोहरत खुदा की कसम, मेरी रुसवाइयों की बदौलत मिली। हारे दिल पूछने जब वो घर से चले, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली। मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया। कहते हैं कि मंदिर हूँ मैं तुम इसकी मूरत हो, मंदिर हूँ मैं तुम इसकी मूरत हो। क्या हद है इस मोहनेपन का,
हाय तुम बड़ी खूबसूरत हो। वाह वाह। एक ही शाख पर शाद दो गुल खिले, चल किस्मत खिले पिंजरा देखिए। एक ही शाख पर शाद दो गुल खिले, चल किस्मत खिले पिंजरा देखिए। एक गुलकाब पर मेरी शर्मिंदा है, एक गुलकाब पर मेरी शर्मिंदा है। एक जुल्फों में इज्जत मिले, हर दिन पूछने जब वो घर से चले, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिले। मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया, तब उन्हें मुझसे मिलने की फुर्सत मिली। हर दिल पूछने जब वो घर से चले, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसीलिए कहा जाता है भाई, आप पाताल में भी कर डालते हैं छेद, इसलिए आपका नाम है वेद। बहुत सुंदर।